हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का कौन सा, तो चैप्टर 2 का जो हम लोग आपका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो हम लोग कर चुके थे। इस चैप्टर थोड़ा सा चैप्टर 2 जो है बड़ा है, इसी के कारण जो है आपका पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग चैप्टर 1 में कहाँ तक पढ़ चुके थे। चैप्टर 2 में पार्ट 1 तक हम लोग प्रवास तक पढ़ चुके थे ना। अब हम लोग को जो पढ़ना है अस्थाई प्रवास से। क्या हुआ यार? मेरे भाई यहाँ से पढ़ना है ना, पार्ट 2 से हम लोग पढ़ना, कहेंगे पार्ट 1 हम लोग जो है कर चुके थे। वीडियो कहीं पे कट रहा है शायद। चलिए अब ठीक आ रहा है। देखिएगा पार्ट 2 में समझिएगा, पार्ट 2 में था कि अस्थायी प्रवास को मौसमी प्रवास भी कहा जाता है। क्योंकि बताए थे कि प्रवास क्या होता है। तो बच्चा, प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना निवास स्थान को अस्थायी या अस्थायी छोड़कर चला जाता है तो क्या चीज़ कहलाता है? प्रवास कहलाता है। क्या? अस्थायी और अस्थायी। तो जो अस्थायी प्रवास है, अस्थायी प्रवास को मौसमी प्रवास कहा जाता है। बोलिएगा कि सर मौसमी प्रवास क्यों कहा जाता है? तो मौसमी प्रवास इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखे होंगे कि अस्थायी लोग जो प्रवास करते हैं तो कुछ मौसम में जो क्या करते हैं तो वापस चले आते हैं। क्या होते हैं? वापस अपने घर चले आते हैं। वह स्थान जहाँ लोग निवास करना छोड़ देते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, तथा वह स्थान जहाँ लोग बसने के लिए जाता है गंतव्य स्थान कहलाता है। इसको समझिएगा, जैसे माना जाए कि आपुन, यानी मैं, आपुन का घर माना जाए चेरकी है। आपुन का घर कहाँ है? आपुन का घर है चेरकी, ठीक। तो चेरकी से हम क्या किए कि चेरकी से हम छोड़ दिए, क्या कर गए? प्रवास कर गए। तो जिस स्थान पे मेरा चेरकी जो है ये तो मेरा निवास स्थान है, यहाँ से क्या किए? हम छोड़ दिए। तो छोड़े तो यह जगह क्या चीज़ कहलाया? तो यह जगह जो कहलाया प्यारे बच्चियों, यह कहलाया क्या चीज़? तो उद्गम स्थान कहलाया। तथा जैसे माना जाए अभी फिलहाल हम गया में, फिलहाल हम कहाँ हैं? तो जहाँ पे हम जाके निवास कर गए, जहाँ पे हम जाके क्या चीज़ कर गए? बस गए हैं, वह स्थान क्या चीज़ कहलाए? तो गया जो हमारे लिए कहलाएगा, गया हमारे लिए क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? तो जो है गंतव्य स्थान कहलाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। देखिएगा अब नेक्स्ट समझते हैं कि अप्रवास क्या होता है। नेक्स्ट समझिएगा हम लोग कि क्या चीज़ प्यारे बच्चों, कि अप्रवास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, एक देश के अंदर किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या के आने को अप्रवास या अंतर दर्शांतरण कहा जाता है। समझिएगा प्रवास क्या होता है। प्रवास का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपना देश में किसी और जगह से आकर बस जाता है, वो क्या चीज़ कहलाता है? तो वो जो कहलाता है प्यारे बच्चों अप्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रवास कहलाता है। जो व्यक्ति नए स्थान पर जाकर बस जाता है उसे क्या कहा जाता है? अप्रवासी कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कहीं नए स्थानों पर जाकर बस जाता है वो क्या चीज़ कहलाता है? तो वह जो है अप्रवासी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो अप्रवासी कहलाता है। अब नेक्स्ट समझिएगा तो प्रवास क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अपने निवास स्थान को दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से छोड़ना है तो इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास अप्रवास में थोड़ा अंतर होती है। उत्प्रवास कहता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस उद्देश्य से छोड़ना है कि भाई हमें दोबारा वापस जो है अपने घर में नहीं आना है, तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा? तो उस स्थिति में जो है उत्प्रवास कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो उस स्थिति में उत्प्रवास कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़ता है उसे क्या चीज़ कहलाता है? तो उसे उत्प्रवासी कहा जाता है। अप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि तथा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी होती है। क्योंकि बच्चा अप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि इसलिए होता है क्योंकि
कोई दूसरा जगह है कि लोग आकर अपना क्षेत्र में बसता है तो जनसंख्या बढ़ेगा। और उत्प्रवास का मतलब होता है कि क्या एक स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे चला जाना, तो जनसंख्या में क्या देखने को मिलेगा, तो जनसंख्या में हम लोग को जो कमी देखने को मिलेगा। देखिएगा नेक्स्ट समझिएगा प्यारे बच्चों, प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक क्या जी प्रवास को प्रभावित करने का कारक समझिएगा। फर्स्ट जिसे कहते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, यानी कि प्रतिकर्ष कारक और कौन सा कारक, तो जो है अपकर्ष कारक। समझिएगा क्या होता है दोनों में। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक जिम्मेदारी किसके लिए होते हैं, तो जिम्मेदार दोनों के दोनों प्रवास के लिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रवास को वे कारक जिसके कारण लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, क्या कहलाता है बच्चा, प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक होता है कि प्रवास को वे कारण जिसके कारण लोग अपना मूल निवास स्थान को किसी मजबूरी के लिए जो छोड़ा जाता है, क्या चीज कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रतिकर्ष कारक, यानी जिसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे है कि बेरोजगारी के कारण लोग जो है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, रहन सहन की निम्न दशाएं देकर, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी, इन सब चीज़ों के कारण क्या चाहिए बाबू, लोग जो है प्रवास जो करता है वो क्या चीज कहलाता है, प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। लेकिन अगर बात किया जाएगा प्यारे बच्चों अपकर्ष कारक के बारे में, यानी कि पुल फैक्टर के बारे में, तो ये क्या था समझिएगा, प्रवास को वे कारक जिसके कारण लोग नए स्थान में बसने के लिए जाते हैं। क्या चीज बच्चा कि प्रवास के कारण जिसके कारण लोग नए स्थान में बसने के लिए जाते हैं, वो क्या चीज कहलाता है प्यारे बच्चों, अपकर्ष कारक कहता है। ये जो है कोई मजबूरी के कारण नहीं जाता है, इसमें लोग चले जाते हैं। जैसे है कि रोजगार के अवसर के कारण लोग जो है एक स्थान से दूसरा स्थान पे प्रवास करता है कि नहीं भाई चलो हमें वहाँ पे थोड़ा अच्छा वेतन मिल रहा है तो चलो हम क्यों नहीं चाहिए दिल्ली जाके कमा लें, तो क्या चाहिए रोजगार का अवसर, इसको बेरोथी मजबूरी नहीं है, नहीं रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति जीवन को जीना है तो एक अच्छा सा जगह देकर वहाँ पे जाकर बस जाइए, ये सब क्या चाहिए, संपत्ति की सुरक्षा, ये सब के सब क्या चाहिए भाव, अब कर्ज कारक के लिए बच्चा जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट समझिएगा प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, क्या समझना हम लोग, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो ध्यान दीजिएगा कि आज से 10,000 साल पहले विश्व की कुल जनसंख्या मात्र 50 लाख थी। आज से लगभग कितना हजार वर्ष पूर्व की बात किया गया प्यारे बच्चों, तो 10,000 वर्ष पूर्व जो है इस विश्व की जनसंख्या मात्र 50 लाख थी। लेकिन आज का अगर दौर देखा जाए तो आज के दौर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो है क्या है, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। 2025 के आधार पे जनगणना कही गई है, क्या बोलते हैं यार, 2025 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 146 करोड़ हो चुकी है। देखिएगा ईसा मसीह की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। ईसा मसीह अब है क्या, तो ईसा मसीह का जन्म अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो ईसा मसीह का जन्म जो है 0 AD में हुआ था, यानी कि 0 ईस्वी में हुई थी। उससे जन्म से पहले को BC कहते हैं, उस समय जनसंख्या मात्र 30 करोड़ कम थी। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद लगभग 1650 ईस्वी तक, यानी कि 1650 ईस्वी तक जो है विश्व की जनसंख्या कितना, तो 25 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 50 करोड़ हो गया। यानी कि 0 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक ये जनसंख्या जो है कितना बढ़ गया, तो ये जनसंख्या जो है सीधा का सीधा जो है 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। क्लियर हो गया होगा। वर्ष 1750 में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो कि वर्ष 1850 में बढ़कर 100 करोड़ हो चुकी थी। क्लियर, ऐसा केवल समझाने के लिए बातें की गई, ये सब आपको बोर्ड में ये सब जो है नहीं पूछती ये वाला पूछता है 21वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितना अरब हो गई थी प्यारे बच्चों, तो विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो चुकी थी। विश्व की जनसंख्या कितना अरब हो चुकी थी, तो जो विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो चुकी थी। विश्व की जनसंख्या को 6 से 7 अरब होने में केवल और केवल 12 वर्ष का समय लगता है। यानी कि विश्व का जनसंख्या को 6 से 7 अरब होने में मात्र कितना वर्ष का समय लगता है प्यारे बच्चों, तो मात्र जो है 12 वर्ष का जो है समय ही लगता है।
देखिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये तो बता ही दे बच्चों कि आपको कितना वर्ष लगता है, 12 वर्ष लगता है, तथा 1 करोड़ होने में कितना 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग जाते हैं। वो पूछता नहीं है, बटी वाला पूछता है, ठीक ना। समझिएगा क्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि एशिया महाद्वीप का है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का। समझिएगा बच्चा कि सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि बोलेगा तो एशिया महाद्वीप का, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात किया जाएगा तो कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो हो जाएगा अफ्रीका में हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ये सब आपको उतना याद नहीं रखना है, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना, ये वाला पॉइंट को आपको छोड़ देना है। यहाँ समझिएगा, जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रहा है, विकासशील देश में हो रहा है। विकासशील किस में प्यारे बच्चे, देश में, क्योंकि जनसंख्या अधिकतर जो बढ़ता है कहाँ पे दोस्त, तो अधिकतर जो बढ़ता है विकासशील देश में बढ़ता है। कहाँ, विकासशील देश, जैसे भारत हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब देश जितना जो है विकासशील देश में आता है। आया समझ में, क्लियर हो गया। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छा समझिएगा क्या प्यारे बच्चों, कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक पाया जाता है। कारण सर, कारण ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति जो है क्या चीज़ होगा, हमारे देश का कमेगा। क्योंकि बाबू संसाधन माना जाए कि लोग तो बढ़ रहे हैं, लोग क्या हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या संसाधन बढ़ रहा है, तो नहीं सर, लोग बढ़ रहे हैं लेकिन संसाधन नहीं बढ़ रहा है। तो जब संसाधन नहीं बढ़ रहा है तो संसाधन कमेगा, तो आर्थिक स्थिति क्या चीज होती है, ऋणात्मक में चली जाती है। आर्थिक स्थिति किस में चली जाती है, तो जो है ऋणात्मक में चली जाती है प्यारे बच्चों। उसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों की जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। क्या, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में तो याद रखना, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत के रूप में क्या किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है। क्या रखिएगा, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि समझिएगा कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देश से लोग अस्थायी रूप से उस देश में क्या कर जाए, प्रवास कर जाए, तो क्या होता है जनसंख्या का धनात्मक। धनात्मक का मतलब सिंपल से समझिएगा बच्चा कि 2 समय अंतराल का बीच, कितना समय अंतराल का बीच, 2 समय अंतराल का बीच। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, माना जाए 2025 और 2026, ये 2 गो समय अंतराल है। इन समय अंतराल के बीच में माना जाए कि किसी इस यानी 1 वर्ष में, क्योंकि समय अंतराल 1 साल का है, तो इस 1 वर्ष का दौरान माना जाए कि जन्म दर 1000 हुआ। जन्म दर कितना, यानी जन्म लिए 1000, तथा अगर बात किया जाए कि मृत्यु, तो मृत्यु माना जाए बच्चा है कि 990 हुआ। मृत्यु कितना हुआ, 990। तो इस स्थिति से देखा जाए तो फिर क्या चीज होगा कि जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, क्योंकि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से ज़्यादा है। तथा अगर इसी समय अंतराल के बीच में कोई व्यक्ति किसी दूसरा जगह से आकर या तो किसी दूसरा देश से आकर अपना देश में आकर रुक जाता है, यानी निवास कर लेता है, तो उस समय भी जनसंख्या में क्या देखने को मिलता है, तो जनसंख्या में जो है वृद्धि देखने को मिलता है। हाँ, जैसे 1000 से 1010। समझिएगा, अब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि में वही है क्या प्यारे बच्चों कि जो है मरने की संख्या ज़्यादा होगा और जन्म की संख्या कम, या तो लोग जो है क्या चीज करेगा, प्रवास ज़्यादा कर जाएगा। प्रवास क्या करेगा बच्चा, ज़्यादा करेगा, जैसे दिया गया है। फिर समझिएगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, तो याद रखिएगा किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब जैसे माना जाए बच्चा 2025 और 2026 2 समय अंतराल के बीच प्राकृतिक तरीका से मरा। किस तरीका से, प्राकृतिक तरीका से मरा, उस स्थिति में जो है निकल कर आती है उस जनसंख्या कैसी कहलाता है बच्चा, तो वृद्धि कहलाता है। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब सर मतलब कि इस समय अंतराल के बीच में कोई भी व्यक्ति प्रवास नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति क्या चीज नहीं करेगा, प्रवास नहीं करेगा, या तो कोई भी व्यक्ति
अप्रवास नहीं करेगा, सॉरी प्रवास कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अप्रवास नहीं करेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरा देश या किसी दूसरा जगह से अपना क्षेत्र में नहीं आएगा, केवल जन्म दर और केवल मृत्यु दर होगा। उस स्थिति में जो है जनसंख्या जो बढ़ेगा वो जनसंख्या कैसे कहलाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो जनसंख्या कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है, याद रखिएगा। समझिएगा प्रवास के प्रकार कितने होते हैं। प्रवास के टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव पूछा जाता है 12th क्लास में, बोर्ड वाला। पहला स्थायी प्रवास, दूसरा अस्थायी या मौसमी प्रवास। गांव से गांव में लोग प्रवास करते हैं, गांव से नगर में प्रवास करते हैं, नगर से नगर में प्रवास करते हैं, और नगर से कहाँ प्रवास करते हैं प्यारे बच्चों, तो नगर से जो है ग्राम में प्रवास करते हैं। फिर समझिएगा लिंग अनुपात क्या होता है। देखिएगा लिंग अनुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। कितना? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात का फार्मूला आता है कि स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000। ये आपको फार्मूला याद रखना, इसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बना सकते हैं। अब देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या है, कि जनसंख्या चेंज कैसे होगा। तो पहला है कि उपलब्ध संसाधनों का तेजी से ह्रास। अगर माना जाए जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलेगा कि संसाधनों का क्या होगा, तेजी से ह्रास, यानी कि तेजी से घटेगा ना, घटेगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगा। बाबू जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे सिंपल सा है फंडा कि प्रदूषण वहाँ पे क्या चीज़ होगा, ज़्यादा होगा। भूखमरी, महामारी तथा गिरी जैसी स्थिति का उत्पन्न होगा। जीवन प्रत्याशा में क्या चीज आएगा, कमी आएगा। जीवन प्रत्याशा में क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो जो है कमी देखने को मिलेगा। उसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसे सब्जेक्टिव क्लास 12 का कंफर्म है कि पूछा जाता है। क्या होता है समझिएगा, यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतियार और अशिक्षित अव्यवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन 3 अवस्था में होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है बच्चा, जनकांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। चलिए जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने होते हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत कुल 3 होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनकांकीय संक्रमण का सिद्धांत सन 1945 में एक व्यक्ति जिसका नाम था F.W. नोटिस्टिन के द्वारा कैसे किया गया था, तो जो है दिया गया था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, समझते हैं कि 3 को कौन कौन था। इसको थोड़ा समझिए, फिगर की तरीका से बनाया गया। समझिएगा कि जो ग्रामीण लोग हैं कहाँ चला जाता है, नगर में चला जाता है। खेतिहार लोग कहाँ करता है, औद्योगिक में चला जाता है। अशिक्षित लोग क्या हो जाते हैं, साक्षर होते हैं। अब इसमें समझिएगा ग्रामीण लोग में क्या है बच्चा कि उच्च जन्म दर है या नहीं है, उच्च मृत्यु दर है, यानी कि जहाँ ज़्यादा जन्मेगा वहाँ ज़्यादा मृत्यु भी होगा। कारण कि ग्रामीण है, खेतिहार, अशिक्षित लोग हैं। लेकिन अगर नगरीय की बात की जाए तो नगरीय में निम्न जन्म दर होता है और निम्न मृत्यु दर होता है। निम्न क्या होता है प्यारे बच्चों, मृत्यु दर होता है। ध्यान दीजिएगा 3 अवस्था में कौन कौन होता है। सबसे पहला है प्रथम अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। क्या चाहिए, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या चाहिए होता है, उच्च अवस्था होता है। क्या होता है, उच्च अवस्था। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्यारे बच्चों अज्ञानता और निरक्षरता के कारण उच्च जन्म दर और महामारियों के कारण उच्च मृत्यु दर भी होती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होती है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में थी। क्या प्रथम अवस्था कहलाता है कि इस अवस्था में जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर भी क्या होता है, उच्च होता है। मृत्यु दर उच्च तब होता है महामारी के कारण। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो महामारी के कारण मृत्यु दर उच्च होती है। ये आपका 200 वर्ष पूर्व विश्व के अधिकांश देशों में देखा जाता था।
जैसे बांग्लादेश एग्जाम्पल के तौर पे क्या है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का अगर बात किया जाएगा बच्चा तो बांग्लादेश जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या चाहिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है बांग्लादेश का। द्वितीय अवस्था समझिएगा, शुरुआत में जन्म दर उच्च तथा समय बढ़ने पर घटने लगती है, किंतु स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जिससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। कहने का मतलब बच्चा जनसंख्या द्वितीय अवस्था कहता है जनसंख्या में क्या चीज़ जन्म दर उच्च होती है, लेकिन समय बढ़ने पर क्या चीज़ होती है घटने लगती है। आया समझ में, याद रखना बच्चा। जैसे भारत और चाइना समझिएगा थर्ड अवस्था। देखिए तीसरा अवस्था क्या है, इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि मंद या क्या हो जाती है स्थिर होती है। जैसे कनाडा, जापान, अमेरिका, इस सब के सब कौन सा देश है, तो इस सब के सब याद रखना प्यारे बच्चों, इस सब के सब आपका विकसित देश है। तो सिंपल सा है कि विकसित देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या चीज होता है, तो निम्न होता है। देखे होंगे ये आपका निम्न उतार चढ़ाव। उसके बाद है बच्चा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। क्या प्यारे बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय समझिएगा कि जनसंख्या का आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। परिवार को नियोजन बनाना, परिवार नियोजन का मतलब परिवार एक लंबा चौड़ा नहीं, परिवार एक छोटा परिवार बनाना, यानी हम दो हमारे दो वाला सिस्टम। महिला सशक्ति पर बल देना, महिला सशक्ति पर क्या देना प्यारे बच्चों, बल देना। विवाह की आयु में वृद्धि एवं बाल विवाह पे क्या करना चाहिए, रोक करना चाहिए। संतान उत्पत्ति की सीमा का निर्धारण करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार एवं यौन शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। महिलाओं को यौन शिक्षा पर क्या चीज देना चाहिए, ये क्या चाहिए, यौन शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए महिलाओं को। बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह, यानी कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उसके लिए कुछ टैक्स पेनाल्टी की जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, जनसंख्या को नियंत्रण की जाएगी। जैसे चाइना क्या पॉलिसी लाया, चाइना लाया कि भाई अगर 2 गो से ज़्यादा बाल बच्चा पैदा करेगा तो उसके पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगा। ऐसे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट समझिएगा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत। किसका जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस। माल्थस के अनुसार संसाधनों की वृद्धि सामान्य गति से होती है। माल्थस के अनुसार संसाधनों की वृद्धि किस गति से होती है प्यारे बच्चों, तो सामान्य गति से होती है। किस गति से होती है, सामान्य गति से होती है। जबकि जनसंख्या में वृद्धि दुगनी गति से होती है। जबकि जनसंख्या में वृद्धि क्या चीज होती है, तो जनसंख्या की अगर बात किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो जनसंख्या में वृद्धि जो है क्या चीज होता है, तो जनसंख्या में वृद्धि जो है 2 गुनी गति से होती है। कौन सी गति से, 2 गुनी गति से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि भरण पोषण लगभग क्या हो जाएगा, तो असंभव हो जाएगा। क्या रखिएगा। माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिसने 1798 ईस्वी में जनसंख्या सिद्धांत नामक लेख लिखा था। माल्थस महोदय का कहना था कि प्रकृति के मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, जो अतिथि बिना निमंत्रण आएगा उसे अवश्य ही मरना होगा। अतिथि बिना निमंत्रण आएगा उसे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो मरना होगा। आज भर के लिए ही, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर से चैप्टर 3 में। अगर किन्हीं को PDF लेना होगा तो इस नंबर पर हमसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं। उसके मोबाइल में हमारा टेक्निकल टीम के द्वारा PDF भेज दी जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल है, तो जो व्यक्ति बच्चे देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा लाइक कर लिया करो यार, कुछ तो हमें ज़रा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सभी को।